हेलो एवरीवन, मेरा नाम मयंक है और मैंने SBI PO 2021 एग्जाम क्लियर किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि जब आप एक प्रोबेशनरी ऑफिसर होते हो तो आपको किस टाइप का काम करना होता है, क्या SBI क्लर्क कभी ऑफिसर बन सकते हैं या नहीं बन सकते, वो सब चीजें मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर की थी। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार आप जब PO से असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो, जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, जब आप कंफर्म्ड ऑफिसर बन जाते हो, उसके बाद आपका जो करियर प्रोग्रेशन होता है वो कैसा होता है और किस टाइप के पोर्टफोलियोज आपको मिलते हैं, क्या आपको तभी भी क्रॉस सेलिंग करनी पड़ती है, क्या आपको अलग से आपका केबिन मिलता है नहीं मिलता। तो इस वीडियो में मैं ये सब चीजें क्लियर करूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करते हो, आप बन जाते हो एक असिस्टेंट मैनेजर यानी कि स्केल 1 ऑफिसर। और सिमिलरली जब आप क्लर्क होते हो और आप ऑप्ट करते हो ऑफिसर बनने के लिए, तो TO बनने के 6 महीने के बाद भी आप बन जाते हो एक असिस्टेंट मैनेजर। और यहाँ से लेकर अप टू एक रैंक तक आपका जो करियर प्रोग्रेशन होता है वो सेम होता है, भले ही आप एक PO से असिस्टेंट मैनेजर बने हो या फिर एक क्लर्क से असिस्टेंट मैनेजर बने हो। तो जब आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हो तो आपको किस टाइप का पोर्टफोलियो मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है एक फील्ड ऑफिसर का। फील्ड ऑफिसर क्या काम करता है? फील्ड ऑफिसर का काम होता है लोन्स करना। किस टाइप के लोन्स? KCC लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, कार लोन हो गया, पेंशन लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, मुद्रा लोन हो गया अप टू 10 लाख। तो ये सब जो लोन्स होते हैं वो एक फील्ड ऑफिसर करता है। इसके अलावा दूसरा पोर्टफोलियो आपको क्या मिल सकता है? दूसरा पोर्टफोलियो आपको मिल सकता है एक CSO का। CSO का फुल फॉर्म होता है क्रेडिट सपोर्ट ऑफिसर। और ये जो रोल होता है ना, वो कुछ चुनिंदा ब्रांचेस में ही मिलता है जहां पर SME या MSME लोन्स होते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड मीडियम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोन्स होते हैं, उन्हीं ब्रांचेस में ये वाली पोस्ट होती है। तो आप क्या काम करते हो एज अ CSO? एज अ CSO आप एक रिलेशनशिप मैनेजर को असिस्ट करते हो। अब ये रिलेशनशिप मैनेजर कौन है तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। जो भी लाखों, 50 लाख, करोड़ों के लोन्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज वगैरह होते हैं या फिर जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस वाले लोन्स होते हैं, वो लोन्स करने की जिम्मेदारी होती है एक रिलेशनशिप मैनेजर की। और इसलिए आप बैंक में एंटर करते ही टर्म्स सुनोगे RMME, RMSME। इनका फुल फॉर्म होता है, RMME का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप मैनेजर मीडियम एंटरप्राइजेस और RMSME का फुल फॉर्म होता है रिलेशनशिप मैनेजर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये वाली पोस्ट होती है। इस ऑफिसर का काम मैंने आपको बता ही दिया कि जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, बिजनेसेस होते हैं, उनको जो करोड़ों के लोन होते हैं या फिर लिमिट्स होती है, जो उनकी लिमिट्स चल रही होती है, वो ही देने का काम होता है। जो होम लोन वगैरह होते हैं वो काम ये नहीं करते, वो काम करता है फील्ड ऑफिसर। और एज अ CSO आप इस ऑफिसर को असिस्ट करते हो। तो आपको किस टाइप का काम करना पड़ता है इसमें? देखो, इसमें आपको वो सब काम करना पड़ेगा जो काम आपसे आपका रिलेशनशिप मैनेजर करवाएगा। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है। आपको फाइल वगैरह मेंटेन करनी पड़ सकती है, आपको टेक्निकल काम भी करना पड़ सकता है, वो हालांकि आपको आपका रिलेशनशिप मैनेजर सिखाएगा। इसके अलावा सर्वेज भी करने पड़ते हैं इसमें। सर्वेज का मतलब है कि लेट्स अज्यूम कोई फैक्ट्री है जिसको एस्टैब्लिश करने के लिए 5 करोड़ या 10 करोड़ का लोन लिया गया है, तो आपको सेम चीज जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था होम लोन में करना पड़ता है कि आपको उस जगह जाना है, आपको चेक करना है कि वो लोकेशन सही है नहीं है, पेपर जो है वो सही है नहीं, कहीं फर्जी तो नहीं है। तो भले हो सकता है कि वो जो साइट है फैक्ट्री की वो 50 किलोमीटर दूर है शहर के, आपको 50 किलोमीटर जाके ट्रैवल करना पड़ सकता है, वहां पे जाके आपको साइट की फोटो लेनी है। आप भी उस पिक्चर में होने चाहिए क्योंकि तभी पता लगेगा कि हाँ, बैंक का एम्प्लॉय वहां पे सर्वे करने गया था, और वो सब पिक्चर्स, वो सब डॉक्यूमेंट्स आप उस लोन की फाइल में लगाओगे। लेकिन आप टेंशन मत लो, जो भी आपका खर्चा लगता है उसका एक एक पैसा बैंक आपको रिइंबर्स करके देता है। तो एज अ CSO आप ये वाला काम करते हो। इस पोर्टफोलियो के अलावा आपसे कोई और काम नहीं करवाया जाएगा। आप ये काम कर रहे हो तो आप यही काम करोगे, और सिमिलरली फील्ड ऑफिसर में भी आप ये काम कर रहे हो तो आप यही काम करोगे। और क्या आपको दूसरा केबिन मिलता है असिस्टेंट मैनेजर बनते ही? देखो, वो डिपेंड करता है। अगर आप एक फील्ड ऑफिसर हो ना, तो SBI की मोस्ट ऑफ द ब्रांचेस में जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, फील्ड ऑफिसर भी 2 तरह के होते हैं, एक एग्रीकल्चर वाला होता है और एक रिटेल वाला होता है। तो उनको एक अलग से रूम मिलता है, अलग से ब्रांच मैनेजर वाला केबिन नहीं मिलता। लेकिन जो हॉल आपने देखा है जहाँ पे क्लर्क्स बैठते हैं, वो लोग वहां नहीं बैठते, उनका रूम अलग से होता है। सिमिलरली जो क्रेडिट सपोर्ट ऑफिसर होता है वो भी रिलेशनशिप मैनेजर होता है, उसके केबिन में बैठता है। तो एक तरह से आप ये मान सकते हो कि आपको एक शेयर्ड केबिन मिलता है। तो मैंने आपको 2 पोर्टफोलियो तो बता दिए जो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते ही लोगे। तीसरा आपको पोर्टफोलियो मिल सकता है एक सर्विस मैनेजर का। तो एज अ सर्विस मैनेजर आपका क्या काम होता है? तो देखो, सर्विस मैनेजर जब आप बनोगे तो आपको वो सब क्यूज पास करनी पड़ती है जो आपके क्लर्क्स बनाएंगे। KYC हो गया, अकाउंट ओपनिंग हो गया, अकाउंट क्लोजिंग हो गया, नेफ्ट RTGS, कुछ भी काम जो क्लर्क्स करेंगे उसको आपको एज अ चेकर चेक करना है और उसको ऑथराइज करना है। इसके अलावा सर्विस मैनेजर की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, जैसे जो लॉकर्स होते हैं, लॉकर की सुविधा हर बैंक में, हर ब्रांच में होती है। तो आप वहां पर जो भी लॉकर्स होते हैं उनको मेंटेन करके रखना पड़ता है। कोई कस्टमर आया कि हमको लॉकर एक्सेस करना है,
तो पूरा प्रोसेस जो होता है साइन करवाना, उनकी चाबी चेक करना कि भाई कस्टमर्स हैं नहीं है, वो काम उनको करना होता है। इसके अलावा जो ATMs और चेकबुक्स होती हैं जो वापस रिटर्न आ जाती हैं, जो डिलीवर नहीं हो पाती कस्टमर्स के घर पे ड्यू टू एनी रीजन, वो जब वापस से ब्रांच में आ जाती हैं तो उनको संभाल के रखना पड़ता है उनको, और रजिस्टर में लिखना होता है कि हाँ इस कस्टमर की चेकबुक या ATM इस अकाउंट नंबर की वापस आ गई है। कल को जब कस्टमर घूमता घूमता वापस ब्रांच आएगा तो उनको वो चेकबुक वगैरह देनी पड़ती है, पासबुक वगैरह चेक करके। इसके अलावा जो सर्विस मैनेजर होता है वो वन ऑफ द जॉइंट कस्टोडियंस होता है। अब जॉइंट कस्टोडियन क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जो ब्रांच होती है ना उसमें आपको पता है कि पैसे रखे जाते हैं, तो जहाँ पर पैसे रखे जाते हैं उसको बैंकिंग लैंग्वेज में बोलते हैं स्ट्रॉन्ग रूम। तो जो स्ट्रॉन्ग रूम होता है ना, बेसिकली आप तिजोरी मान लो, वो रूम जो होता है जिसमें बहुत मोटा सा गेट होता है, उस रूम को 2 चाबी से खोला जाता है। एक चाबी होती है कैशियर के पास जो एक क्लर्क होता है, दूसरी चाबी होती है एक ऑफिसर के पास जो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक सर्विस मैनेजर होता है, और इन दोनों चाबियों के साथ ही वो स्ट्रॉन्ग रूम खुल सकता है, वरना वो नहीं खुल सकता। तो आप सोच सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सर्विस मैनेजर के शोल्डर्स पे। गलती से उसने अगर वो चाबी खो दी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसके अलावा अगर लेट्स अज्यूम कि वो सर्विस मैनेजर छुट्टी पे जा रहा है 1 दिन की, 2 दिन की, 1 हफ्ते की, तो उसको वो चाबी हैंड ओवर करनी होती है किसी ऑफिसर को ही, ताकि उसकी एब्सेंस में जो ब्रांच है उसका काम रुके ना। तो सर्विस मैनेजर जब आप बनोगे तो आपको ये काम करने पड़ेंगे, और सर्विस मैनेजर में काफी ज्यादा आपको कस्टमर इंटरेक्शन करना पड़ेगा एज कम्पेयर्ड विद फील्ड ऑफिसर एंड CSO। फील्ड ऑफिसर में थोड़ा बहुत आपको कस्टमर इंटरेक्शन करना पड़ेगा जो कस्टमर्स लोन लेने आएंगे। एज अ CSO आपका जो कस्टमर इंटरेक्शन होगा वो बहुत मिनिमल होगा। आपको बस चुनिंदा जो कस्टमर्स हैं, फैक्ट जो भी बिजनेस ओनर्स हैं, जो भी लोन के बेनिफिशियरीज हैं, बस उन्हीं से बात करनी पड़ सकती है। अदरवाइज जो नॉर्मल पब्लिक आती है अकाउंट खुलवाने या फिर नेफ्ट RTGS करवाने, उनसे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप जब सर्विस मैनेजर बनोगे तो आपको कस्टमर से बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली बात करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्शन रहेगा। तो ये तो तीसरा पोर्टफोलियो था। चौथा पोर्टफोलियो होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन 100 में से 1 या 2 ऐसे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स होते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर बनते ही ब्रांच मैनेजर बन जाते हैं। तो ये जो ब्रांचेस होती है ना, ये बहुत छोटी ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि ये ब्रांचेस बहुत रिमोट एरिया में होती है और इनको हम बोलते हैं 1 मैन ब्रांच। तो इन ब्रांचेस में बेसिकली 2 SBI के एम्प्लॉयज होते हैं ज्यादा से ज्यादा। एक होता है कैशियर जो होता है एक क्लर्क जो होता है एक मेकर, और दूसरा होता है ऑफिसर जो ब्रांच मैनेजर खुद होता है, जो चेकर भी होता है। तो जो भी बैंक में काम होने चाहिए वो इन दोनों की मदद से हो जाते हैं। अगर KYC भी करानी है तो जो क्लर्क है, मेकर है, वो क्यू बनाएगा, और जो ब्रांच मैनेजर है वो उस क्यू को पास करके ट्रांजैक्शन पूरी करेगा। इसके अलावा कोई नेफ्ट RTGS ट्रांजैक्शन करनी है, जो कैशियर है वो क्यू बनाएगा और जो ब्रांच मैनेजर है वो उसको पास कर देगा। और ये जो ब्रांचेस होती है ना, यहाँ पे कस्टमर फुटफॉल उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया में ब्रांचेस होती है, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ कस्टमर्स होते हैं उस ब्रांच के बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो ये 4 पोर्टफोलियो बता दिए। 5वां पोर्टफोलियो जो आपको मिल सकता है वो भी काफी रेयर होता है। वो होता है जो बैंक होता है ना, SBI बैंक है, उसके जो मिसलेनियस ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे सिर्फ ऑफिस वर्क होता है, वहाँ पे आपको डिप्यूट कर सकते हैं। अब कौन कौन से ऑफिसेज होते हैं, जैसे RBO हो गया, जिसको बोलते हैं रीजनल बिजनेस ऑफिस। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में आगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर डीलिंग ना के बराबर होती है। आपको LHO जो लोकल हेड ऑफिस जहाँ पर जाके आप इंटरव्यूज देते हो, वहाँ पर आपको डिप्यूट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऑफिसेज होते हैं RACC, RACPC। इन 2 ऑफिसेज में बेसिकली जो भी लोन्स होते हैं, बड़े अमाउंट के लोन्स होते हैं, उनकी फाइल्स मेंटेन की जाती हैं, और जो भी बिजनेस लोन्स होते हैं उनकी फाइल्स को एनालाइज किया जाता है, स्क्रूटिनाइज किया जाता है। तो आपको इन सब ऑफिसेज में भी पोर्टफोलियो एक दिया जा सकता है। तो ये मेजरली 5 तरह के पोर्टफोलियो थे जो आपको एक असिस्टेंट मैनेजर बनने के बाद दिए जा सकते हैं। इसके अलावा जब आप ब्रांच मैनेजर बनते हो ना, तो आप क्योंकि असिस्टेंट मैनेजर हो, आप एक स्केल 1 ऑफिसर हो, तो जो आपकी ब्रांच है ना उसको एक स्केल 1 ब्रांच बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर एक स्केल 1 ऑफिसर है, और असिस्टेंट मैनेजर रैंक पर 2 साल काम करने के बाद आप बनते हो एक डिप्टी मैनेजर, और जैसे ही आप डिप्टी मैनेजर बनते हो तो आप एक स्केल 2 ऑफिसर बन गए हो। आप जब असिस्टेंट मैनेजर थे तब एक स्केल 1 ऑफिसर थे, अब आप डिप्टी मैनेजर बन गए हो तो आप एक स्केल 2 ऑफिसर बन गए हो। अब जब आप स्केल 2 ऑफिसर बनते हो ना, तो जो आपके पोर्टफोलियो स्केल 1 में थे, यानी कि असिस्टेंट मैनेजर में मोर और लेस वही पोर्टफोलियो पे आप रहते हो। बस चांसेस ये होते हैं कि कुछ पोर्टफोलियो वाले जो ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर्स होते हैं उनको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाता है। जैसे कि सर्विस मैनेजर हो गया, उसको ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। जो CSO हो गया, क्रेडिट सपोर्ट ऑफिसर, उसको भी ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। तो
तो उस केस में जो आपकी ब्रांच होगी उसको स्केल 2 ब्रांच बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उस ब्रांच का ब्रांच मैनेजर एक स्केल 2 ऑफिसर है। तो आई होप आपको स्केल ऑफ ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप कहीं सुनते हो कि स्केल 1 ब्रांच है तो इसका मतलब है कि उसका ब्रांच मैनेजर एक स्केल 1 ऑफिसर है, यानी एक असिस्टेंट मैनेजर। स्केल 2 ब्रांच का मतलब है कि उसका ब्रांच मैनेजर एक डिप्टी मैनेजर है जो एक स्केल 2 ऑफिसर होता है। अब डिप्टी मैनेजर रैंक पे 2 से 3 साल काम करने के बाद आप बनोगे एक मैनेजर जो एक स्केल 3 ऑफिसर होता है। और ज्यादातर जो मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, स्केल 3 ऑफिसर्स होते हैं, उनको ब्रांच मैनेजर बनाया जाता है। या तो आप ब्रांच मैनेजर बना दिए जाओगे पहला पोर्टफोलियो, या फिर आप एक रिलेशनशिप मैनेजर बना दिए जाओगे, जो RMME RMSME मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब आपको वो काम करना पड़ेगा और आपके अंडर एक CSO काम करेगा, असिस्टेंट मैनेजर रैंक का एक ऑफिसर। और ये जो RMME RMSME वाला जो पोर्टफोलियो होता है ना, ये थोड़ा सा टेक्निकली डिमांडिंग होता है। इसमें ना आपको थोड़ा बहुत कॉमर्स इन सब का नॉलेज होना चाहिए, बैलेंस शीट पढ़नी आनी चाहिए, क्योंकि आप एक तरह से जो क्लाइंट है, आपका कस्टमर है, उसके CA से भी डील करते हो। तो आपको धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आ जाएगी, भले ही आप कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो, लेकिन ट्रस्ट मी, बैंक में आपको सीट सब कुछ सिखा देती है। जिस सीट पे आप काम कर रहे हो ना, वो सिखा देती है। जो ट्रेनिंग होती है ना बैंक में, उसमें इतना ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता। जो आपकी सीट होती है वही आपको सब कुछ सिखा देती है, तो टेंशन मत लो। इसके अलावा आपके जो आसपास के लोग हैं, सीनियर्स हैं, वो आपको हेल्प करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब आप मैनेजर बनते हो तो आपको मेजरली ये 2 पोर्टफोलियो मिलेंगे, या तो आप एक ब्रांच मैनेजर बन जाओगे या फिर आप एक रिलेशनशिप मैनेजर बन जाओगे। आप जो सर्विस मैनेजर थे वो आप नहीं रहोगे। मैनेजर लेवल का ऑफिसर कभी भी सर्विस मैनेजर का काम नहीं करता, एंड फील्ड ऑफिसर का भी काम नहीं करता वो। तीसरा पोर्टफोलियो आपका क्या हो सकता है? पहला मैंने बता दिया ब्रांच मैनेजर, दूसरा रिलेशनशिप मैनेजर, तीसरा आपको अगेन जो बैक ऑफिस होते हैं उसमें आपको कुछ पोर्टफोलियो दे दिया जाएगा। अब इसके बाद मैनेजर लेवल पे 3 साल काम करने के बाद आप बन जाओगे एक चीफ मैनेजर, जो एक स्केल 4 ऑफिसर होता है। जब आप एक स्केल 4 ऑफिसर बनोगे तब भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो मोर और लेस वही रहेगा जो आपका मैनेजर के टाइम पे था। इट्स जस्ट दैट कि जो आपकी ब्रांच है वो थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाएगी, कि आपको किसी बहुत ही ज्यादा क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। जैसे कि कोई SME ब्रांच हो गई, SME इंटेंसिव ब्रांच, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इंटेंसिव ब्रांच हो गई, उसका ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। या फिर आपको किसी करेंसी चेस्ट ब्रांच का ब्रांच मैनेजर बना दिया जाएगा। अब मैं आपको करेंसी चेस्ट ब्रांच क्या होती है वो बता देता हूँ। कि देखो, जो RBI होता है ना, आपको पता है RBI पैसे छापता है और फिर वो पूरे इंडिया में सर्कुलेट होते हैं, पूरे देश में सर्कुलेट होते हैं। तो ये काम कैसे होता है? जो प्रिंटिंग प्रेस होती है RBI की, जहाँ पे पैसे छपते हैं वहाँ पैसे छपे, उसके बाद पैसा सप्लाई किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो RBI के रीजनल ऑफिसेज हैं, जो नॉर्मली कैपिटल सिटीज होते हैं हर स्टेट के, वहाँ पे। अब एक बार कैपिटल सिटीज में रीजनल ऑफिसेज में पैसे आ गए, उसके बाद जो भी उस स्टेट में करेंसी चेस्ट ब्रांचेस होती हैं डिफरेंट बैंक्स की, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, SBI हो गया, उन ब्रांचेस में फ्रेश करेंसी सर्कुलेट की जाती है। और जो खराब करेंसी होती है, जो भी अब काम की करेंसी नहीं होती, वो वापस ले ली जाती है। अब जो चेस्ट ब्रांच होती है वहाँ पे फ्रेश करेंसी आई। अब उस जो चेस्ट ब्रांच है उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके ज्यूरिसडिक्शन में जो भी ब्रांचेस आती हैं उसके बैंक की, वहां पर वो उन करेंसी को सप्लाई करे, और जो भी सॉइल्ड करेंसी है, म्यूटिलेटेड करेंसी है, उसको वापस ले और फिर RBI को सेंड करे, और फिर वहां पे वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये मेजर काम होता है करेंसी चेस्ट ब्रांचेस का। इसके अलावा जो चेस्ट ब्रांचेस होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपने CRR, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा प्रिपरेशन करते टाइम। तो जो CRR बैंक्स को मेंटेन करना होता है वो सिर्फ कैश में कर सकते हैं, वो गोल्ड में भी नहीं कर सकते, अनलाइक SLR। तो वो जो CRR मेंटेन होता है वो चेस्ट ब्रांचेस में ही होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो चेस्ट होती है उसमें कितना पैसा होता होगा। मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूंगा कितना होता है, लेकिन वहाँ पे बेसिकली RBI की प्रॉपर्टी होती है वो पैसा। तो वो जो पैसा होता है उसको यूज करके जो आसपास की ब्रांचेस होती है उनको रिप्लेनिश किया जाता है। कि उनको मान लो उनका पैसा खत्म हो गया, तो वो फिर चेस्ट ब्रांच को रिक्वायरमेंट भेजती है कि हमको इतने 50 लाख 1 करोड़ की जरूरत है। तो वो फिर वहाँ से फिर एक कार जाती है जिसमें एक आर्म गार्ड होता है, वो बॉक्स होता है, उसमें फिर वो पैसे भरते हैं, ट्रांजेक्शन वगैरह होती है, और फिर वो पैसा जाता है उस ब्रांच में। तो बेसिकली करेंसी चेस्ट ब्रांच का ये काम होता है, और इसलिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पे वर्कलोड रहता है एज कम्पेयर विद दूसरी ब्रांचेस। तो ये रीजन होता है कि क्यों एक करेंसी चेस्ट ब्रांच का जो ब्रांच मैनेजर होता है वो एक चीफ मैनेजर होता है, क्योंकि उस ब्रांच को हैंडल करने के लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए रहता है, और इसलिए एक चीफ मैनेजर को उसका ब्रांच मैनेजर बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि एक चीफ मैनेजर एज अ ब्रांच मैनेजर काम करेगा, या फिर एक RMM या RMSME काम करेगा, रिलेशनशिप मैनेजर। इसके अलावा जो तीसरा पोर्टफोलियो मैंने आपको बता ही दिया कि या तो वो RVO में पोस्टेड होगा, या फिर RACC, RACPC या फिर LHO में कोई पोर्टफोलियो उनको दे दिया जाएगा। अब देखो, चीफ मैनेजर बनने तक जो एक TO होता है, जो ऑफिसर बनता है क्लर्क से, और एक जो PO होता है जो ऑफिसर बनता है, उनकी स्पीड सेम रहती है मोर और लेस, जब तक आप चीफ मैनेजर बनते हो। चीफ मैनेजर बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रमोशन होता है वो होता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर का, और इस
प्रमोशन के बाद जो पीओज होते हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देना स्टार्ट कर देता है बैंक। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं, अगर 10 पीओज चीफ मैनेजर बनते हैं ना, तो 10 में से 8 से 9 एजीएम बन जाएंगे, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, लेकिन 10 में से 5 ही क्लर्क से बने हुए ऑफिसर्स होंगे जो एजीएम बनेंगे। तो चीफ मैनेजर के बाद जो पीओ की स्पीड होती है प्रमोशन की, वो काफी तेज हो जाती है एज कम्पेयर्ड विद उन ऑफिसर्स की स्पीड जो क्लर्क से बनते हैं।